In this video, we are going to start a new subject, that is financial literacy. So we are covering Unit 1, Part 1 of the financial literacy today. So Unit 1 is the introduction to the financial literacy. So what is financial literacy? Financial literacy refers to the knowledge and the skills that enable individuals to make informed decisions. So अगर financial literacy लोगों के पास होती है, financial literacy का मतलब होता है knowledge होना, finance के बारे में, skills होना, ताकि जो लोग हैं, जो individuals हैं, वो informed decisions बना सके, अपने finances को they can manage, right? So this is financial literacy. It involves the understanding of concepts like budgeting, saving, investing, and managing debt. How we can prepare a budget, how we can save, how we can invest our income, and how we can manage our debts and loans. That is all about the financial literacy. Having a good level of financial literacy is very essential in today's world, where financial decisions can have a significant impact on the individual's life. आज का वर्ल्ड जो है उसमें फाइनेंशियल लिटरेसी किसी के पास भी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि वो एक इन्फॉर्म डिसीजन अपनी स्पेंडिंग के बारे में, अपनी सेविंग के बारे में और अपनी इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग बना सके. सो एक सर्वे हुआ था, S&P ग्लोबल फिनलेट सर्वे. उसमें जो सर्वे हुआ था उसमें ये पाया गया था कि 76% ऑफ इंडियन अडल्ट्स जो है उनके पास फाइनेंशियल लिटरेसी है ही नहीं. दे लैक फाइनेंशियल अवेयरनेस. ओनली 24% ऑफ द इंडियन रिस्पोंडेंट्स जो थे उनको फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता था, लाइक रिस्क डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है. सो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो है फाइनेंशियल लिटरेसी के या फाइनेंशियल अवेयरनेस के, तो ये सिर्फ और सिर्फ 24% रिस्पोंडेंट्स को ही पता था. तो ये सर्वे 2014 में हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी इंडियन लोगों में कितनी ज्यादा लैक करती है. सो व्हाई आर वी स्टडिंग अबाउट फाइनेंशियल लिटरेसी? क्या इंपॉर्टेंस है फाइनेंशियल लिटरेसी की? फर्स्ट ऑफ ऑल, फाइनेंशियल लिटरेसी हम इंडिविजुअल्स को हेल्प करती है टू मेक द इन्फॉर्म डिसीजंस अबाउट बजटिंग, अबाउट सेविंग, मैनेजिंग देयर मनी. राइट. सेकंड इज फाइनेंशियल लिटरेसी हेल्प्स प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल्स फ्रॉम द फ्रॉड्स एंड स्कैम्स. अगर हमारे पास फाइनेंशियल नॉलेज होगी, अगर हमारे पास नॉलेज होगी कि हम ऑनलाइन फ्रॉड्स किस किस टाइप्स के होते हैं आजकल, किस किस टाइप के स्कैम्स होते हैं, और उनसे प्रोटेक्ट कैसे हम अपने आप को कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली वी कैन प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम देम. फाइनेंशियल लिटरेसी कैन प्रमोट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ. अगर हम रेगुलर सेविंग्स करेंगे, अगर हमारे पास फाइनेंशियल डिसिप्लिन होगा, तो हमारी इकोनॉमिक जो लेवल ऑफ इनकम है वो भी हमारी स्टेबल रहेगी, और हो सकता है स्टेबल के साथ साथ उसमें कुछ ग्रोथ भी हो जाए. फाइनेंशियल लिटरेसी कैन रिड्यूस द बर्डन ऑन सोशल वेलफेयर सिस्टम्स. अब जो गवर्नमेंट है वो काफी सारे सोशल वेलफेयर सिस्टम्स लेके आती है, काफी सारे कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करती है, जैसे कि आरबीआई काफी सारे कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करती है टू एजुकेट पीपल अबाउट द फाइनेंशियल लिटरेसी, टू एजुकेट पीपल अबाउट द फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स. सो बेसिकली अगर लोग खुद से ही अवेयर हो जाए, लोग खुद से ही जानने लग जाए कि फाइनेंशियल फाइनेंस को कैसे मैनेज करना है, तो जो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन है सोशल वेलफेयर सिस्टम का, वो थोड़ा सा कम हो सकता है. लास्टली, फाइनेंशियल लिटरेसी हमारी सोसाइटल ओवरऑल सोसाइटल वेलबींग को भी इंप्रूव कर सकता है. नेक्स्ट, अगर हमें फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में पढ़ना है, अगर हमें जानना है, तो हमें बेसिक चीजों के बारे में पता होना चाहिए. फर्स्ट इज द एनुअल परसेंटेज रेट. सो व्हाट इज एनुअल परसेंटेज रेट? इट इज द रेट व्हिच इज पेड बाय अ पर्सन ऑन द अमाउंट बोरोड. राइट. अगर फॉर एग्जांपल मैंने लोन लिया है किसी पर्सन से, और मुझे उस लोन पे एक इंटरेस्ट भरना होता है, तो वो इंटरेस्ट किस रेट पे मैं भरूंगी, दैट इज एनुअल परसेंटेज रेट और एपीआर. नेक्स्ट इज एसेट. व्हाट इज एन एसेट? एसेट इज समथिंग व्हिच होल्ड्स अ मॉनेटरी वैल्यू. राइट. व्हिच होल्ड्स अ मॉनेटरी वैल्यू. इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश. और जो एसेट्स है दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश. अब कुछ एसेट्स होते हैं शॉर्ट टर्म एसेट्स, ठीक है, कुछ लॉन्ग टर्म एसेट्स भी होते हैं. अब जो ये शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं, तो हम इनको कहते हैं करंट एसेट्स, और जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं उन्हें हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स. राइट. जो करंट एसेट्स होते हैं वो लिक्विड होते हैं, दैट मींस वो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, बट जो नॉन करंट एसेट होते हैं वो जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं होते. ठीक है. अब कोई भी एसेट होता है वो हो सकता है कि टैंजिबल भी हो. एक और क्लासिफिकेशन है, जो एसेट होता है वो टैंजिबल भी हो सकता है और वो इनटैंजिबल भी हो सकता है. टैंजिबल मींस वी कैन टच दैट एसेट. इनटैंजिबल मतलब वो हम टच नहीं कर सकते. टैंजिबल में क्या क्या आ जाता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मशीनरी आ जाती है. राइट. तो दैट इज टैंजिबल. इनटैंजिबल में हमारे पास कोई भी पेटेंट आ जाता है, कोई भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आ जाती है, तो दैट इज इनटैंजिबल. नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज बेट एंड स्विच स्कैम. सो व्हाट इज बेट एंड स्विच स्कैम? बेसिकली इट इज अ टाइप ऑफ रिटेल फ्रॉड. ओके. सो यहाँ पे इसको ध्यान से समझना, इट इज अ टाइप ऑफ रिटेल फ्रॉड बेसिकली. तो होता क्या है, यहाँ पे दो वर्ड्स है, बेट एंड स्विच स्कैम. तो बेट एंड स्विच स्कैम में क्या होता है? सबसे पहले आपको बेट दिखाई जाती है. राइट. हमें बेट किया जाता है बाय ऑफरिंग अट्रैक्टिव प्राइसेस. ओके. हमें किसी भी प्रोडक्ट के अट्रैक्टिव प्राइसेस या चीप प्राइसेस दिखा के हमें बेट दी जाती है, ऑफर की जाती है, जो कि ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट होती है वो बेट. ठीक है. हम उससे अट्रैक्ट होकर उस प्रोडक्ट के सेलर के पास जाते हैं, और जैसे ही हम उनके पास जाते हैं दे स्विच अस टू द एक्सपेंसिव प्रोडक्ट. तो उसको कहते हैं हम बेट एंड स्विच स्कैम. नेक्स्ट इज बैंक्रप्सी. हम सबने बैंक्रप्सी सुना हुआ है. बैंक्रप्सी एक तरीके की लीगल सिचुएशन होती है जहां पे कोई भी पर्सन जो होता है ही इज नॉट एबल टू पे हिज डेट ऑब्लिगेशंस. जो भी अपना डेट है वो पे नहीं कर पाता है. अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं बिटवीन बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी. तो इसको ध्यान से हमें समझने की जरूरत है. राइट. तो बैंक्रप्सी जो होती है दैट इज परमानेंट बिकॉज इट इज अ लीगल सोल्यूशन. जो पर्सन है ही हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड कि मैं पे ही नहीं कर सकता अपनी डेट ऑब्लिगेशन को. ठीक है. और ये वॉलंटरी होता है. ठीक है. और ये हमारे क्रेडिट स्कोर को भी इफेक्ट करता है. तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है कि अगर कोई इंसान बैंकरप्ट है तो ऑब्वियसली उसके क्रेडिट स्कोर को वो इफेक्ट करेगी. बट अगर हम इंसॉल्वेंसी की बात करते हैं, तो इंसॉल्वेंसी वो हमारी टेम्परेरी सिचुएशन होती है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल 6 मंथ तक मैं इंसॉल्वेंट हूँ, मैं ये डेट पेमेंट नहीं कर सकती, लेकिन उसके बाद अगर मेरे पास पैसे आ जाएंगे देन आई कैन पे ऑल माई डेट ऑब्लिगेशन. तो इंसॉल्वेंसी जो है एक टेम्परेरी सिचुएशन होती है, एक इनवॉलंटरी सिचुएशन होती है जिसमें मेरा कोई कंट्रोल नहीं है.
ठीक है, तो दैट इज बैंक्रप्सी वर्सेस द इंसॉल्वेंसी। नेक्स्ट इज क्रेडिट। सो क्रेडिट क्या होता है हमारा? क्रेडिट एक तरीके का फाइनेंशियल अरेंजमेंट होता है। ठीक है, व्हाट इज इट? इट इज अ फाइनेंशियल अरेंजमेंट। फाइनेंशियल अरेंजमेंट है तो दो पार्टीज के बीच में होगा। ठीक है, अब दो पार्टीज के बीच में है, ये दो पार्टीज होती हैं। अब ये वाली पार्टी सपोज इस वाली पार्टी को कुछ पैसे दे रहा है, तो वो जो पैसे देना होता है, मनी प्रोवाइड करना होता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रेडिट प्रोवाइड करना। ठीक है, हो सकता है कि ये फैसिलिटी की वजह से, फॉर एग्जाम्पल ये वाली पार्टी अगर इस वाली पार्टी को मनी दे रही है, हो सकता है कि कार खरीदनी हो इस वाली पार्टी को, या भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज के लिए क्रेडिट ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज द क्रेडिट रिपोर्ट। सो क्रेडिट रिपोर्ट क्या होते हैं? ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, जिसमें किसी भी इंसान की क्रेडिट हिस्ट्री होती है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, इसमें किसी की भी क्रेडिट हिस्ट्री होती है। क्रेडिट हिस्ट्री में क्या आता है तुम्हारा कि हमने कितने कितने लोन लिया, कितने टाइप का लोन लिया, कब उसकी रीपेमेंट करी, करी भी कि नहीं करी। तो ये सारी चीजें क्रेडिट हिस्ट्री में आती है हमारी। उसके हिसाब से, क्रेडिट रिपोर्ट के हिसाब से क्रेडिट स्कोर बनता है। सो क्रेडिट स्कोर क्या होता है? इट इज अ 3 डिजिट नंबर। यहाँ पे हम क्रेडिट स्कोर देखते हैं। क्रेडिट स्कोर बेसिकली एक 3 डिजिट का नंबर होता है, जो एक लाइक्लीहुड रिप्रेजेंट करता है कि जो बोरोवर है, ही विल बी एबल टू पे द लोन और नॉट। तो ये कैलकुलेट किस बेसिस पे होता है? क्रेडिट रिपोर्ट के बेसिस पे होता है। जो भी क्रेडिट हिस्ट्री है उसके बेसिस पे किसी भी इंसान का, किसी भी इंडिविजुअल का क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट होता है। अब ये जो क्रेडिट स्कोर होता है, ये इशू करता है बेसिकली, इट इज इशूड बाय आरबीआई। ठीक है, आरबीआई, एंड इट इज ऑथराइज्ड बाय सम ऑर्गेनाइजेशंस लाइक सिबिल। सिबिल के अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन है इक्विफैक्स, और उसके अलावा भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि इस क्रेडिट स्कोर को ऑथराइज करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्रेडिट स्कोर की अगर हम बात करते हैं, तो क्रेडिट स्कोर बेसिकली हमारा रेंज करता है बिटवीन 300 टू 900। राइट, 300 टू 900 ये रेंज करता है। और अगर हम इस रेंज की बात करें, 300 टू 900, राइट, अगर आइडियल रेंज की बात करें, आइडियल रेंज हमारी होती है बिटवीन 750 टू 900। आइडियल रेंज का मतलब क्या है? अगर हमारी इसमें, इसके बीच में 750 टू 900 के बीच में अगर मेरा क्रेडिट स्कोर है, तो चांसेस ज्यादा है मुझे कोई भी बोरो करने के लिए दे सकता है मनी। बैंक आराम से मुझे जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो देंगे, बैंक आराम से मुझे लोन देंगे, लोन भी देंगे, साथ में कुछ हो सकता है और फैसिलिटीज दे दे, कम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दे। लेकिन अगर 300 मेरा वो है, 300 से लेकर 750 तक का है मेरा क्रेडिट स्कोर, दैट मीन्स मुझे लोन मिलने के चांसेस कम है, और ऊपर से हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी होगा। उसके अलावा मुझे हो सकता है कि ज्यादा कोलेटरल भी रखना पड़े। लास्ट हमारा है प्रीडेटरी लेंडिंग। सो प्रीडेटरी लेंडिंग एक टाइप की माल प्रैक्टिस है, लाइक अनफेयर एंड अब्यूजिव टर्म्स एंड कंडीशंस, जो कि किसी भी लोन अग्रीमेंट में होती है। तो एक तरीके की यहाँ पे हो सकता है कि लेंडिंग रेट्स जो है अनजस्टिफाइड है, या हाई फीस है। अब इसमें क्या होता है? बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव एडवर्टाइजिंग होती है, जिसमें क्या होता है? बोरोवर्स को ल्योर करते हैं अपने टुवर्ड्स। ठीक है, कि हम तो बहुत ही सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, और इन लोगों को फोर्स किया जाता है कि जो ये लोग नहीं चाहते, जो ये लोग नहीं चाहते, वो लोग जो ये लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, उस चीज के लिए भी ये लोग लोन ले लें। ठीक है, तो वो होता है प्रीडेटरी लेंडिंग। एक और हमारी टर्म होती है वेरी इंपॉर्टेंट इन दी फाइनेंशियल लिटरेसी या फाइनेंशियल अवेयरनेस में, दैट इज रूल ऑफ 72। रूल ऑफ 72 बेसिकली एक क्विक और एक इंस्टेंट टेक्निक है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कितने टाइम पीरियड में हमारा जो अमाउंट है वो डबल हो सकता है। ठीक है, दैट इज रूल ऑफ 72। अब ये कैसे निकलता है? टाइम अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 72 डिवाइडेड बाई द रेट ऑफ इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पे मुझे, मैंने अपना एक मनी इन्वेस्ट किया है, तो मेरा मनी कितने टाइम पीरियड में डबल होगा? तो मुझे ये निकालना है, तो मैं रूल ऑफ 72 के अकॉर्डिंग निकाल सकती हूँ 72 डिवाइडेड बाय 10, which is 7.2। दैट मीन्स इट विल टेक 7.2 years फॉर माई मनी टू डबल। तो ये एक तरीके से कंपाउंडिंग है, मेरा जो मनी है वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो होके 7.2 years के बाद डबल हो जाएगा। दैट इज रूल ऑफ 72। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीड्स वर्सेस वांट। सो एवरीवन नोज दिस टॉपिक ऑलरेडी, बट इसको थोड़ा हम डीपर देखेंगे। नीड्स बेसिकली नेसेसिटीज होती है, एसेंशियल्स होते हैं। वांट्स डिजायर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीड्स हमारी बेसिक सर्वाइवल नीड्स हो सकती है, राइट, लाइक शेल्टर, फूड। तो ये सारी चीजें हमारी नीड्स है। लेकिन वांट हो सकती है मेरी कार। अब हो सकता है किसी इंसान के लिए जो कार है, हो सकता है ये नीड हो, और किसी इंसान के लिए ये वांट। ठीक है, तो नीड और वांट भी ना हर पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, इट कैन वेरी। नीड्स जो होते हैं दैट इज वेरी एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते। अगर हमारे पास खाना नहीं है तो वी कैन नॉट सर्वाइव। लेकिन वांट्स जो है, दीज आर नॉट एसेंशियल फॉर सर्वाइवल। नीड्स दे कैन चेंज ओवर टाइम, एंड दे डू नॉट चेंज ओवर टाइम, सॉरी। तो नीड्स दे डू नॉट चेंज ओवर टाइम। ठीक है, अगर मुझे फूड चाहिए तो मुझे फूड ही चाहिए, फूड के अलावा मैं स्टील नहीं खा सकती। ठीक है, तो दे डू नॉट चेंज ओवर टाइम। लेकिन जो वांट से चेंज हो सकती है, हो सकता है मुझे कार, सपोज मेरे को एक कार की कंपनी मारुति चाहिए थी पहले, अब मेरी प्रेफरेंस बीएमडब्ल्यू पे हो गई है। तो हो सकता है कि प्रेफरेंसेस चेंज हो जाती है, वांट्स चेंज हो जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फिर उसके बाद है नीड्स जो है, अगर नीड्स नॉन फुलफिल्ड हैं तो उसके एडवर्स आउटकम हो सकते हैं। अगर मुझे फूड नहीं मिला तो हो सकता है कि मुझे सीवियर माल न्यूट्रिशन हो जाए। ठीक है, तो दैट इज व्हाट हैपेंस व्हेन नीड इज नॉन फुलफिल्ड। बट अगर नॉन फुलफिल्ड वांट हुई तो हो सकता है मुझे मेंटल डिस्ट्रेस हो जाए, मैं सेटिस्फाइड ना हूं। ठीक है, सैडनेस हो जाए, तो दैट इज व्हाट हैपेंस। उसके बाद ऑल इंडिविजुअल्स हैव सम बेसिक नीड्स, यस, एंड वांट्स में वेरी अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट इंडिविजुअल्स। अब एक और चीज यहाँ पे हो सकती है, जो नीड होती है, क्या मैं उसको पोस्टपोन कर सकती हूँ? नो, इट कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड। तो एक और पॉइंट यहाँ पे हम बना सकते हैं, इट कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड। और वांट्स कैन बी पोस्टपोन्ड। ठीक है, तो ये वाला जो आंसर है ये भी हमें प्रिपेयर करना है, बिकॉज जो फाइनेंशियल लिटरेसी का पेपर है उसमें शॉर्ट नोट आ सकते हैं, और शॉर्ट नोट आते हैं
तो उसमें ये शॉर्ट नोट में आपसे पूछा जा सकता है, नीड वर्सेस वांट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी द फाइनेंशियल प्लानिंग। सो फाइनेंशियल प्लानिंग नाम से ही समझ आ रहा है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है? बेसिकली इट इज अ प्रोसेस, नॉट अ प्रोडक्ट, इट इज अ प्रोसेस जिसमें हम अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं, फाइनेंसेस को प्लान करते हैं, कितना सेव करना है, कितना इन्वेस्ट करना है। ये हमें कॉन्फिडेंस देता है कि हम राइट ट्रैक पे हैं, सेफ हैंड्स में हैं, और हमें मनी जो है मिल जाएगा व्हेन वी नीड इट। ऑब्वियसली अगर मेरी सैलरी 50,000 पर मंथ है, ठीक है, और उसमें से मैंने सोच लिया है कि मुझे 10,000 पर मंथ सेव करना ही करना है, ठीक है, उसके अलावा जो 40,000 मेरे पास बचेगा उसको मुझे अपने एक्सपेंसेस में कवर करना है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रैटेजी। अगर मुझे अपने फाइनेंस को प्लान करना है तो क्या क्या स्ट्रैटेजीज मैं अपना सकती हूँ? फर्स्ट इज द रिस्क मैनेजमेंट। तो ऑब्वियसली हर किसी की लाइफ में रिस्क तो होता ही है। तो रिस्क क्या होता है? बेसिकली एक टाइप की अनसर्टेनिटी होती है, ठीक है। तो उससे बचने के लिए मैं हो सकता है कि एक इंश्योरेंस पॉलिसी ले लूँ। तो इंश्योरेंस एक तरीके से रिस्क मैनेजमेंट के तरीके हैं, ठीक है। मैं लाइफ इंश्योरेंस ले सकती हूँ, मैं हेल्थ इंश्योरेंस ले सकती हूँ, या मैं नॉन लाइफ इंश्योरेंस ले सकती हूँ जिसके अंदर हमारा आ जाता है मोटर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस एक्सेट्रा। तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए इंश्योरेंस इज द बेस्ट ऑप्शन, राइट। प्रॉपर एसेट एलोकेशन। सो प्रॉपर एसेट एलोकेशन में क्या है कि मुझे जो अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, एसेट हेयर मींस जो इन्वेस्टमेंट है उसको मैं कैसे करूँ, ठीक है, कर सकती हूँ। तो हो सकता है कि अगर मैं कोई ओल्ड एज का इंसान है और एक जगह एक यंग एज का इंसान है, तो ओल्ड एज का इंसान हो सकता है 90-10 की पॉलिसी अप्लाई, मतलब 90% अपने फंड्स वो डालेगा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में और 10% इक्विटी में, क्योंकि हमें पता है इक्विटी के जो फ्लक्चुएशन होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं मार्केट में, राइट। अगर मैं यंग हूँ तो हो सकता है कि 80% इक्विटी में इन्वेस्ट कर रही हूँ और 20% जो बचा है उसको डेट में इन्वेस्ट कर रही हूँ। सो दैट डिपेंड्स। तो मुझे प्रॉपर अपना एसेट को एलोकेट करना है। सो नेक्स्ट है हमारा एस्टेट प्लानिंग। सो बेसिकली एस्टेट प्लानिंग में क्या होता है? एस्टेट प्लानिंग में हम अपने डेथ के इवेंट में हमारे एसेट बेस कैसा होगा हम वो डिसाइड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ अटॉर्नी, क्योंकि हमें इतनी नॉलेज तो है नहीं, तो हमें एक अटॉर्नी रखना चाहिए जिस जो हमें सारी चीजें ये बताएगा, राइट। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज दी बेनिफिट्स ऑफ सेविंग। तो देखो हमें सेविंग्स करनी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि हम फाइनेंशियल लिटरेसी पढ़ रहे हैं, तो सेविंग्स की इंपॉर्टेंस हमें पता होनी चाहिए। सेविंग्स क्यों करनी चाहिए? बिकॉज इट एक्ट्स एज अ सेफ्टी नेट। हमें सेफ्टी नेट की तरह प्रोवाइड करता है सेविंग्स की, अगर कोई आगे इमरजेंसी आ गई तो उसके लिए हमें कवर एक सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है। सेविंग्स से हमें स्ट्रेस कम होता है, ठीक है। इट एनेबल्स यू टू ट्रैवल। ऑब्वियसली सेविंग्स करेंगे तो आगे जाके हम कहीं अच्छी सी ट्रिप ले सकते हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वी कैन फील, नो वरी फ्रॉम द अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस एंड कंफर्टेबल रिटायरमेंट सेविंग्स हमें दे सकते हैं, राइट। अब जो सेविंग्स हमें करनी है वो तो ठीक है, एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करेंगे? हम अपनी जो स्पेंडिंग है उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? दैट इज स्पेंडिंग मैनेजमेंट। तो स्पेंडिंग मैनेजमेंट में बेसिकली क्या होता है? हम कंट्रोल करते हैं अपने एक्सपेंसेस को, कंट्रोल करते हैं, इंप्रूव करते हैं अपने जो भी हमारे डेली एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, ताकि हमें जो अपना मनी है, जो भी हमारी इनकम है, उससे मैक्सिमम वैल्यू मिल सके, ठीक है। तो अब ये जो स्पेंडिंग मैनेजमेंट है ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, राइट। हमें ये ध्यान रखना है, दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी हमें अपनी सेविंग्स की, इनकम की, इन्वेस्टमेंट की, ताकि हम अच्छे से स्पेंडिंग मैनेजमेंट को अचीव कर सकें। सबसे पहले हमें बजट से स्टार्ट करना चाहिए, दैट इज फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। सो बजट क्या है? एक सिंपली ब्लूप्रिंट होता है हमारी सारी इनकम और एक्सपेंसेस का, कितनी कितनी इनकम कहाँ कहाँ से आई है और कितना कितना हमने एक्सपेंसेस करना है, दैट इज बजट, ठीक है। बजट के हिसाब से हम जो अपनी इनकम है उसको अच्छे से ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव टू सेट गोल्स। अब जो गोल्स है, हमें फाइनेंशियल गोल्स अपने सेट करने चाहिए, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल गोल्स के बारे में हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। हमें अपने फाइनेंशियल गोल सेट करने चाहिए कि हमें हो सकता है किसी का गोल है कि उसको कार खरीदनी है, ठीक है। हो सकता है किसी का गोल है कि उसको एक विला खरीदना है। तो अलग अलग टाइप के हर किसी के गोल हो सकते हैं। नेक्स्ट है वी हैव टू ट्रैक आर स्पेंडिंग। हमारी जो भी स्पेंडिंग है, जो भी खर्चे हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन से एरियाज हैं जहाँ पे हम ओवर स्पेंड कर रहे हैं, तो उन एरियाज को हमें रिड्यूस करना चाहिए, ठीक है। हमें कट्स बनाने चाहिए जहाँ पे भी हम कर सकते हैं, अपने बिल्स को टाइमली हमें पे करना चाहिए। नेक्स्ट इज हम ऑटोमेट कर सकते हैं अपनी सेविंग्स। अगर मैंने बताया कि हम 50,000 पर मंथ हम अगर अर्न कर रहे हैं, तो 10,000 मुझे पता है मुझे रखने ही रखने हैं सेविंग्स में किसी भी हालत में, तो मैं उसको ऑटोमेट कर सकती हूँ, राइट। आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि मैं ऑटोमेट कर सकती हूँ, डायरेक्टली मेरी इन्वेस्ट हो जाए कहीं पे। फिर उसके बाद है अवॉइड इम्पल्स बाइंग। हमें इम्पल्स बाइंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हमें जो भी खरीदना है हमें सिर्फ वही खरीदना चाहिए, और उसके लिए हमें एक लिस्ट प्रिपेयर करनी चाहिए कि हमें ये खरीदना है, ये खरीदना है, ये खरीदना है, और उसके अलावा कोई फोर्थ चीज हमें बिल्कुल भी नहीं खरीदनी है, दैट इज इम्पल्स बाइंग ओनली, ठीक है। और अगर इम्पल्स बाइंग करने का मन भी कर रहा है तो यू हैव टू वेट फॉर एटलीस्ट 24 आवर्स। 24 आवर्स वेट करो, उस पर पूरा रिसर्च करो कि क्या वो चीज जरूरी है तुम्हारे लिए। अगर जरूरी है तो उसको परचेज करो, नहीं जरूरी तो मत करो, ठीक है। नेक्स्ट इज लिव विद इन योर मीन्स। लिव विद इन योर मीन्स का मतलब होता है जितनी चादर उतने ही पैर पसारो, वैसी वाली बात होती है यहाँ पे। जितना तुम कमा रहे हो उतना ही खर्च करो, ठीक है। हमें स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इमरजेंसीज के लिए सेव करना चाहिए, ऑर्गेनाइज रहना चाहिए। ऑर्गेनाइज रहने में क्या है, हमें अपनी बिल्स जो भी मंथली पेमेंट्स हैं, बिल्स हैं, वो टाइप से पे करना चाहिए, अपने फाइनेंसेस को ठीक से मैनेज करना चाहिए। और लास्टली हमें एक प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि हमें सब कुछ सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं होती, लाइक हमें टैक्सेस की नॉलेज नहीं है, तो हमें क्या करना है, एक प्रोफेशनल हेल्प सीख करनी है, ठीक है। अब कोई भी एक सीए है उनको हम हायर कर सकते हैं, सो दैट वो हमें सारी चीज़ों के बारे में बता सकते हैं, राइट। अब हम फाइनेंशियल गोल्स के बारे में बात कर रहे थे तो उसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि फाइनेंशियल गोल्स होते क्या है, राइट। तो फाइनेंशियल गोल्स एक तरीके से हमारे टारगेट्स होते हैं, ठीक है, कि हमें ये चीज अचीव करनी है थ्रू दी मनी मैनेजमेंट। तो जो भी फाइनेंशियल गोल्स होते हैं उसके थ्रू अगर हम अपने गोल सेट कर रहे हैं तो वो हमें प्रोवाइड करता है एक तरीके से फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ठीक है।
तो वो हमारे लिए फाइनेंशियल डिसिप्लिन है। तो हो सकता है कि जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो हर एक इंसान के लिए वैरी करे। किसी के लिए हो सकता है कि एक फॉर एग्जाम्पल मुझे कार परचेज करनी है, मेरा गोल ये है, ठीक है, पर्सन वन का गोल है, पर्सन टू का गोल हो सकता है कुछ और। ये है पर्सन वन का गोल। पर्सन टू का गोल है ही हैज टू बाय अ हाउस, ठीक है। पर्सन थ्री का गोल हो सकता है ही हैज टू सेव फॉर द डॉटर्स मैरिज, ठीक है। तो काफी सारी चीजें ऐसे हो सकती है, फाइनेंशियल गोल सबके अलग अलग हो सकते हैं। तो हम इसको मेनली थ्री कैटेगरीज में बाइफिकेट कर सकते हैं। फर्स्ट इज दी शॉर्ट टर्म गोल्स। तो जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं इनका काफी नैरो स्कोप होता है, राइट। ये बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए हम अपने गोल्स बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई एक हाउस होल्ड आइटम खरीदना है, ठीक है, हाउस होल्ड या इलेक्ट्रॉनिक्स कोई खरीदना है, कुछ फर्नीचर खरीदना है, या फिर हाउस को रेनोवेट करवाना है, तो उसके लिए अगर मैं प्लानिंग कर रही हूँ दैट इज शॉर्ट टर्म गोल्स। तो शॉर्ट टर्म गोल्स एक लिमिट होता है, बेसिकली ये रेगुलर सेविंग्स में से ही मैं इन सब चीजों को कर सकती हूँ, गोल्स को अचीव कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म गोल्स जो होते हैं उनके लिए एक क्वेश्चन रिक्वायर्ड होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इज दिस रियली नेसेसरी? क्या जो ये मुझे चीजें खरीदनी है, जो ये शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, क्या ये नेसेसरी है? तो इसको हमें ऑनेस्टली आंसर करना चाहिए। अगर हम उसका आंसर यस निकल रहा है, यस दिस इज नेसेसरी, तो ऑब्वियसली उसमें इन्वेस्ट करो और उस चीज को खरीदो। नेक्स्ट है हमारा मीडियम टर्म अप्रोच। जो मीडियम टर्म अप्रोच होते हैं वो बेसिकली हमारे गोल्स होते हैं जिनको अचीव करने 3 to 10 years लग सकते हैं, राइट। तो हो सकता है इसके लिए मुझे घर परचेज करना है, तो उसके लिए मुझे एक डाउन पेमेंट चाहिए, जो फर्स्ट पेमेंट होती है किसी भी घर को परचेज करने के लिए, दैट इज डाउन पेमेंट, राइट। मुझे कोई एक लोन पे ऑफ करना है, ठीक है, या फिर मुझे इंटरनेशनल वेकेशन पे जाना है, या मुझे एक बिजनेस स्टार्ट करना है, तो दैट इज मेरा मीडियम टर्म गोल्स, ठीक है। तो उसके लिए इन सब चीजों के लिए मुझे एक पैसिव इनकम भी चाहिए। जो मैं सैलरी ले रही हूँ, जो मेरी एक्टिव इनकम है, उसके अलावा मुझे एक पैसिव इनकम चाहिए जो इन सब चीजों को अचीव करने के लिए मेरे पास हेल्प करे, ठीक है। फिर उसके बाद होते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल बेसिकली 20 to 40 में अचीव, राइट। तो ये 20 to 40 years के बीच में होते हैं। और जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो बेसिकली एक कंफर्टेबल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि हम कंफर्टेबल स्ट्रेस लेस लाइफ जो है, स्ट्रेस फ्री लाइफ जो है वो अचीव कर सकें। अब इसमें क्या हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल कोई पेरेंट्स है, वो 20 to 40 years बाद का सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि चिल्ड्रन की मैरिज करनी है, तो उसके लिए हमें जो है मनी इकट्ठे करके रखना है, या चिल्ड्रन की एजुकेशन के लिए इकट्ठे करके रखना है, या फिर मुझे कंफर्टेबल रिटायरमेंट चाहिए, उसके लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, तो दैट इज द लॉन्ग टर्म गोल। नेक्स्ट जो गोल्स होते हैं दे हैव टू बी स्मार्ट गोल्स। तो ये है एट्रीब्यूट, बेसिकली जो भी फाइनेंशियल गोल्स होते हैं उनके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। तो एट्रीब्यूट SMART, स्मार्ट। S मीन्स स्पेसिफिक, M मीन्स मेजर्ड या मेजरेबल, A मीन्स अचीवेबल, R मीन्स रेलिवेंट एंड T मीन्स टाइम्ड या फिर टाइम बाउंड भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। अब यहाँ पे है क्या स्पेसिफिक गोल्स क्या होते हैं, हु व्हाट वेयर व्हेन एंड व्हाई। तो यहाँ पे जो S फॉर स्मार्ट दैट मींस स्पेसिफिक, व्हाट डू यू वांट टू अचीव। तो यहाँ पे हम देखना चाह रहे हैं हमें कितना अमाउंट चाहिए इस गोल के लिए, कितने फंड्स हमें कलेक्ट करने हैं और कैसे कर सकते हैं, कितना टाइम के लिए करना है हमें ये गोल। तो दैट इज स्पेसिफिक। हम यहाँ पे अपने आंसर दे रहे हैं कि हमारे गोल्स क्या है, हमें कंफ्यूजन जो केओस है हमारे माइंड में वो हमें clear करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सारे क्वेश्चन का जवाब देंगे। दूसरा है मेजरेबल। जो भी हम गोल सेट कर रहे हैं वो मेजरेबल होना चाहिए। मतलब वी शुड बी एबल टू गॉज द प्रोग्रेस ड्यूरिंग द कोर्सेज ऑफ फुलफिलमेंट। जो भी हमारा गोल फुलफिलमेंट हो रही है वो हम देखें कि हम क्या उसको मेजर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। फॉर एग्जाम्पल हम अपना रिटायरमेंट कैलकुलेटर अब ऑनलाइन अब देखोगे, गूगल पे सर्च करोगे, रिटायरमेंट कैलकुलेटर आ जाता है कि अभी से हम कितना इन्वेस्ट करें कि हमारा रिटायरमेंट में 20 lakhs या जितना भी हमें 1 crore तक सेव करना है वो हो जाए, ठीक है। दैट इज द मेजरेबल। जो गोल्स होने चाहिए वो मेजरेबल होने चाहिए। ए फॉर अचीवेबल। गोल्स ऐसे होने चाहिए जो अचीवेबल हो। हमें विजुअल थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैं तो 3 crore या 30 crore तक सेव कर लूंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब करेंटली यू आर 21 और तुम्हारी एनुअल इनकम है लेट सपोज 5 lakhs, और हो सकता है कि तुम 60 एज की ईयर में रिटायरमेंट हो जाओ विद अ कॉर्पस, फॉर एग्जांपल 3 crore तुम्हें मिल रहे हैं। तो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि जो तुम्हारे करंट फाइनेंसेस है, जो तुम्हारी करंट स्पेंडिंग है, जो इनकम है, एक्सपेंसेस है, क्या उससे तुम्हारी जो ये रिटायरमेंट का कॉर्पस है, जो रिटायरमेंट का तुम्हारा थिंकिंग है कि मुझे इतना सेव करना है, वो 3 crore तक सेव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अभी तुम्हारी 5 लाख इनकम है, क्या तुम 3 crore तक सेव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, या सिर्फ ये जस्ट विशफुल थिंकिंग है। तो दैट इज अचीवेबल। तो चैलेंजिंग बट नॉट इम्पॉसिबल। हो सकता है वो गोल बहुत चैलेंजिंग हो बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इवन द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, राइट। तो नेक्स्ट है हमारा रेलिवेंट। सो रेलिवेंट में क्या होता है, रेलिवेंट बेसिकली आर फॉर रेलिवेंट, इसमें होना चाहिए जो गोल्स हैं तुम्हारे दैट शुड बी क्लोजली कनेक्टेड टू दी ऑब्जेक्टिव। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसमें कुछ सिग्निफिकेंस होना चाहिए, वो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। गोल्स होते हैं इनको अचीव करना काफी टफ हो सकता है, काफी डॉन्टिंग हो सकता है अगर हम एक बार गोल सेट करते हैं, लेकिन हमें उसको एंजॉय करना चाहिए, ठीक है। फिर है टाइम बाउंड। टाइम बाउंड में क्या आ जाता है, अ कंप्लीशन डेट होल्ड्स यू अकाउंटेबल। अगर हम अपने गोल्स को टाइम बाउंड रखते हैं तो हम अकाउंटेबल फील करते हैं, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, अगर हमें देखना है कि हम 30 years में रिटायर हो रहे हैं या नेक्स्ट 40 years में बेबी रिटायर होंगे, तो एक टाइम बाउंड होना चाहिए ना हमारे गोल्स। ऐसा तो नहीं है चलते ही जा रहे चलते जा रहे, हमें नहीं पता हमें बस 3 crore कमाने हैं, कितना टाइम में कमाने हैं हमें नहीं पता, तो दैट इज रॉन्ग। जो अपना हमारा टाइम स्टैम्प है वो हमें अपने गोल्स पे डालना चाहिए। उसके लिए उससे होता क्या है, हमें एक तरीके से रियलिस्टिक डेडलाइन मिल जाती है, एक डेडलाइन मिल जाती है हमें कि हमें इतने टाइम में हमें अपने गोल्स को अचीव करना है, राइट। So part 1 of the unit 1. So I hope you understand the video. So thanks for watching. If you like the video, hit the like button, share with your friends, and do not forget to subscribe to the channel. Thank you.